हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कथन एवं तर्क आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो चीज़ पढ़ चुके थे, सिलोजिज्म, कथन पूर्व धारणाएं, ये सब तो पढ़ ही चुके थे। आज कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, जितने भी इसके सवाल होते हैं इसको पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ होता था, समस्या समाधान, किसी में स्टेटमेंट को ट्रू मान के आपको सवाल बनाना होता था। तो यहाँ पे भी उस तरह की कुछ थोड़ी सी कहानी होगी, तो थोड़ा सा बस उस कहानी को समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल देख लेंगे। देखिए, तर्क का मतलब क्या होता है, आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है। आप किसी को भी तर्क देते हो तो आप कहते हो ठोस तर्क है, अर्थात स्ट्रॉन्ग तर्क, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, ठीक है। और कभी बोलते हैं आप वीक आर्गूमेंट है, जैसे आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो किसी ने कहा कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो तुम ये स्कोप छोड़ दो, तो आप कहिएगा कि नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दें। हो सकता है कि आप उसकी बात को मान भी जाइए, बोले ठीक है हम छोड़ देते हैं। तो हाँ या ना, आप दोनों में एक कारण समझते होंगे कि आखिर हाँ, अगर हाँ आप बोल रहे हैं तो आखिर आप क्यों छोड़ दीजिएगा वो स्कोप, और ना बोल रहे हैं तो आखिर आप क्यों नहीं छोड़िएगा वो स्कोप। तो हमें यहाँ पे हाँ या ना से दिक्कत नहीं है, हमें समझना है उस हाँ के पीछे रीज़न क्या है, उस ना के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो किन तर्कों को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, आर्गूमेंट, स्ट्रॉन्ग तर्क, ठोस तर्क, और किसे हम वीक तर्क कहेंगे, इसको बस आप समझ लीजिए। बाकी इसमें और कुछ है भी नहीं, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग अर्थात ठोस तर्क, ठीक है। तो ठोस तर्क हम लोग किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे ठोस तर्क उसको कहेंगे जो कोई फैक्ट होगा, जो 100% एकदम यूनिवर्सल होता है, ट्रू होता है, जो कि एकदम 100% ट्रू है, ठीक है। फैक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग तर्क है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसके बाद अगर कोई भी बोले कि यह एक तरीका है, ये क्या है, एक तरीका अर्थात वन वे, ये क्या है, एक तरीका है एक प्रकार का, ठीक है। यह एक पर कोई भी स्टेटमेंट को जोड़ करके बोले कि देश की जनसंख्या को घटाने के लिए हम लोग जगह जगह पर कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, यह एक प्रकार का तरीका है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी लाइन मिलेंगे हमें, तो हम क्या कहेंगे कि यह एक स्ट्रॉन्ग तर्क है, ठोस तर्क है, ठीक है। तो एक तरीका है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, वन वे वाला जितना भी होगा एक तरीका, तो ये हमारा ठोस तर्क में गिना जाएगा। इसके बाद और किसको ठोस तर्क कहेंगे, तो जो भी गवर्नमेंट से, जैसे कि सरकारी, जो भी सरकार द्वारा या कोई संस्था द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, उस अगर वो निर्णय स्टेटमेंट में है तो उसको भी कहेंगे हम लोग ठोस तर्क है, ठीक है। वीक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। वीक, कमज़ोर तर्क किसको कहते हैं, कमज़ोर तर्क हम लोग किसको कहेंगे, तो कमज़ोर तर्क में हम लोग कहेंगे कि तुलना हो, अगर कथन में तुलना हो, जैसे तुलना किया जाता है ना समाज में, गुप्ता जी के लड़के को देखो कितना अच्छा पैसा कमा रहा है, शर्मा जी के बेटे को देखो इंजीनियर है, तो ये जो तर्क वाले जितना भी तुलना किया जाएगा ना, तो वो हम कहेंगे वीक आर्गूमेंट। अब ऐसा नहीं आप अपने घर में माँ बाप को बोल दीजिएगा कि आप वीक आर्गूमेंट दे रहे हैं, जूता पड़ेगा, ठीक है। तो तुलना जितना भी होगा उसको हम कहेंगे वीक आर्गूमेंट। सलाह जितना भी होगा, बेकार सलाह सब जो होता है, ठीक है, सलाह के आधार पे हम नहीं कहेंगे कि सलाह कोई कब देता है, वो कुछ सोच के आधार पे देता है, बस वो सही गलत हो सकता है, तो सलाह को भी हम लोग वीक आर्गूमेंट में कहेंगे। लेकिन वैसा सलाह जो एक्सपीरियंस के आधार पर हो, वैसा सलाह जो एक्सपीरियंस हो, अब किसी के पास किसी चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस वाला तब इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस के आधार पर कोई बात बोल रहा है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इसको, तो उसको क्या कहेंगे हम, तब वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, वो ठोस तर्क है, तो वो हमारा इसमें नहीं होगा। देखिए, और वीक में क्या हो जाएगा, वीक में हम कहेंगे कोई भी संदेहपूर्ण बात, कोई भी संदेहपूर्ण या अंधविश्वास टाइप कोई भी बात होगा, संदेहपूर्ण या अंधविश्वास टाइप, तो उसको भी हम कहते हैं वीक आर्गूमेंट। अंधविश्वास को लेकर के हमें नहीं चलना है, संदेह को लेकर के नहीं चलना है कि पहले से आपको लग रहा है कि अरे ये तो भ्रम की स्थिति है, ये सही नहीं लग रहा है। जब आप ही को सही नहीं लग रहा है तो वो ठोस तर्क कैसे हो सकता है, ठीक है। और अगर आप देखिएगा, गवर्नमेंट का तरीका हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और इत्यादि रहने देते हैं, ठीक है। जो भी इस तरह से और भी सवाल में कुछ दिखेगा तो वो बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ के चलिए
कि जो भी होगा अगर वो फैक्ट है 100% ट्रू है तो वो एक ठोस तर्क है। अगर किसी भी चीज़ को समाधान का एक तरीका बताया जा रहा है तो वो भी एक ठोस तर्क है। ठीक है, सरकार के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है या संस्था के द्वारा कोई अच्छा निर्णय लिया जा रहा है तो वो एक ठोस तर्क है। एक्सपीरियंस के आधार पे कोई बात बताई जा रही है, तब आपको कुछ बताया जा रहा है करने के लिए, तो वो एक ठोस तर्क होगा। ठीक है, इत्यादि। वीक में क्या हो जाएगा, आप किसी की तुलना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सलाह दे रहे हैं किसी को, संदेहपूर्ण या अंधविश्वास। ठीक है, और एक कर लीजिए, अगर आपको कहा जाए कभी भी कि आप पढ़ने में तेज नहीं है तो भाई तुम भीख मांग लो, यही एकमात्र तरीका है, तो ये कभी भी ठोस तर्क नहीं होता। ये तो आपको सुन के भी पता चल जा रहा होगा कि ये ठोस तरीका, ठोस तर्क नहीं है, ये अच्छा तर्क नहीं है। ठीक है, तो ओनली जो होता है केवल वाला जितना भी, कि यह एकमात्र तरीका है, केवल या एकमात्र जब भी लग जाए, ओनली लग जाए, केवल या एकमात्र तरीका के बारे में कभी भी बोले, ओनली या एकमात्र, तो वो हमारा वीक तर्क के अंदर आता है। तो तर्क कितने प्रकार के, ठोस तर्क और कमज़ोर तर्क। ठीक है, ठोस और कमज़ोर तर्क। अब हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, सवाल के आसानी से समझ जाइएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ज़रा ऑप्शन भी समझ लीजिए। देखिए, ए नंबर ऑप्शन में होगा कि केवल तर्क एक मजबूत है। दो स्टेटमेंट होगा यहाँ पे आपके सामने, दो ऐसे, केवल एक सही होगा तो आप बोलिए केवल एक सही है, केवल दो सही होगा तो आप बोलिए दूसरा ऑप्शन केवल दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही है तो आप बोलिए कि दोनों ही गलत है। ठीक है, उसके बाद दोनों तर्क मजबूत है तो आप कहिए कि दोनों मजबूत है तो दोनों ही सही हो जाएगा। तो आप समझ गए, ए नंबर ऑप्शन, ये बी नंबर ऑप्शन, ये सी नंबर, ये डी नंबर। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, हर जगह पे लॉजिक ही है इस तरह के सवालों में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क एक और दो दिए गए हैं। कथन पर विचार करते हुए निर्धारित कीजिए कि कौन सा तर्क प्रबल या मजबूत है। प्रबल मतलब भी ठोस होता है। ठीक है, प्रबल है, मजबूत है, ये सब ठोस होता है, स्ट्रांग होता है, ये सब स्ट्रांग का ही शब्द है, पर्याय है। तो देखिए, ऑप्शन तो जो है सो है। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या दिया हुआ है, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। ठीक है, कथन में कहा गया है क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। अब आपके सामने तर्क क्या दे रहा है, हाँ भी होगा और ना भी होगा। हमें हाँ ना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, वो कारण सही है या नहीं है, हमें वो समझना है। ना बोले या हाँ बोले, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ के पीछे का कारण और ना के पीछे का कारण, वो ठोस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला बोला तर्क में हाँ, गणेश को एक मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। अब इसके पीछे तर्क क्या दे रहा है, वो गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। ठीक है, उसे क्या हो रहा है, अक्सर परेशानी हो रही, ये बोला हाँ में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ावा देगी। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, नई मोटरसाइकिल कभी प्रदूषण को बढ़ाएगा या घटाएगा। जितना धीरे धीरे मॉडल बढ़ते जा रहा है, BS3, BS4, BS5, ये सब जो बढ़ते जा रहा है, तो ये पॉल्यूशन को घटाएगा, ना कि ये बढ़ाएगा। तो दूसरा वाला जो कारण है यहाँ पे, ये तो एकदम ठोस तर्क नहीं है, ये तो आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, ये तो सरासर गलत है। पहला वाला तर्क जो है एकदम ठोस तर्क है। 15 साल पुरानी गाड़ी है तो जाहिर सी बात है कि उस गाड़ी, वैसे भी आप जानते हैं गाड़ी का नियम क्या है मोटरसाइकिल का, शायद 10 साल है कि 10 साल के बाद आपको अपनी गाड़ी बदल लेनी है, या फिर 15 साल नहीं है, मैं ध्यान नहीं है, 10 या 15 या 13 साल कुछ है। ठीक है, तो ये कुछ है 10 13, मैक्सिमम 15 है, वो तो हमको ध्यान है। हाल में शायद कुछ घटा था, 10 या 13 किया गया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गणेश को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वो पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, केवल तर्क एक मजबूत है, इसलिए उसको मोटरसाइकिल बदल लेना चाहिए, ये ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। जो लोग भारतीय वैज्ञानिक है वो विदेश में अगर काम कर रहे हैं, तो सवाल है क्या उन्हें वापस बुलाना चाहिए भारत में। अब इसके पीछे हाँ ना दो तर्क होगा, देखते हैं। ठोस तर्क है, ऑप्शन समझ ही गए आप, चारों ऑप्शन क्या होगा, ठोस एक सही है या फिर सिर्फ ठोस दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, यही 4 ऑप्शन होगा हर जगह पे आपको। चलिए देखते हैं। देखिए, हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों, सम्मानों और सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। ठीक है,
देखिए ऑप्शन आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, ठीक है, एक दो, फिर दोनों गलत दोनों सही, ठीक है, यही ऑप्शन है। बोलिएगा तो आपके लिए लिख भी देते हैं, एक सही केवल, केवल दो सही, तीन में दोनों ही गलत, ठीक है, चौथा में दोनों ही सही, ये चारों ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजो सम्मानों सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। क्या ये ठीक बात है? चलिए देखते हैं। दूसरा नहीं भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें रहने दो जहाँ वे चाहते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो हमारे देश का नियम क्या कहता है? आप आज़ाद हैं, आपको जहाँ भी रहना है आप वहाँ रह सकते हैं, आपको जहाँ भी रहना है आप वहाँ रह सकते हैं। क्या ये ठीक बात है? ये गलत बात है। हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है, ठीक है, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है। देश में अभी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं जो कि दूसरे जगह काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें भारत में वो जिस तरह से काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ठोस तर्क नहीं है दूसरा वाला, ये तो आप भी समझते होंगे। क्या पहला वाला है? हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजो सम्मानों सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। देखिए वो क्यों भूल जाए, वो क्यों भूल जाए? अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए तो ठीक बात है, लेकिन खोजो सम्मानों सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। क्यों? हर इंसान चाहता है कि वो अपने समाज अपने देश का नाम रोशन करे। विश्व पटल पे अगर जा कर के कोई भी अगर वैज्ञानिक मान लीजिए नासा में काम करता है और वहाँ पे एक अवार्ड पाता है तो वहाँ भी तो भारत का नाम रोशन होता है, ठीक है। तो वो खोजो सम्मानों और सुविधाओं के बारे में क्यों भूल जाए? उसे नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी तर्क गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों ही तर्क गलत है। दोनों ही तर्क में से कोई भी ठोस तर्क ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा ठोस तर्क नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वापस बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा है, क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए? तो तर्क क्या दिया जा रहा है? हाँ, बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनके उम्र के हिसाब से उचित सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये एकदम तबायला तर्क बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए उम्र के हिसाब से बोला, ऐसा नहीं बोला कि आप छोटे बच्चे को भी दीजिए। उम्र के हिसाब से, अगर छोटा बच्चा भी कर रहा है तो उसको उस हिसाब से दीजिए, उससे थोड़ी देर बात मत कीजिए तो उससे लगेगा कि नहीं हम ये कर रहे थे इसलिए ये गलत कर रहे थे। जो भी मतलब कि उचित सज़ा उसके हिसाब से हो तो उसको उचित सज़ा दीजिए, ताकि वो आगे भविष्य में ऐसी गलती ना करे, वो झूठ ना बोले, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तर्क है बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, नहीं, दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने की बजाय दंडित होने का डर पैदा हो जाता है। ये भी ठीक बात है, ठीक है, ये भी क्या है, ठीक बात है। दंड के वजह से क्या होता है, वांछित व्यवहार। ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में हम लोग देखते ही हैं कि दंड के डर से अगर आप किसी बच्चे को ज़्यादा मारते हैं या कुछ भी करते हैं, सजा देते हैं, तो उल्टा वो क्या होता है, उसके मन में दंड का डर पैदा हो जाता है, वो डरने लगता है। तो ये भी ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ही तर्क जो है वो ठोस तर्क है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही ठोस तर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके नीचे 2 तर्क दिए गए हैं। आपको दिए गए तर्कों पर विचार करके तय करना है कि कौन से तर्क प्रभावशील हैं। दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यूपीएसएससी प्री 2017 क्वेश्चन है। कथन, मेट्रो शहर के सभी घरों में जल आपूर्ति में कमी है। यह आंशिक रूप से पाइपलाइनों में जल के भारी रिसाव के कारण है, ठीक है। यह आंशिक रूप से क्या है, पाइपलाइनों में जल के भारी रिसाव के कारण है। तर्क क्या दिया जा रहा है इसके पीछे, अनुरक्षण 24/7 होना चाहिए और जल रिसाव को बंद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जल रिसाव को बंद करना चाहिए। अनुरक्षण जो उसका देखभाल होना चाहिए वो 24/7 होना चाहिए, अर्थात 7 दिन 24 घंटा उसका देख रेख होना चाहिए। कब उसमें दिक्कत आया, कब खराबी हुआ, कब रिसाव बढ़ रहा है, कब नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला तर्क तो बिल्कुल एकदम ठोस तर्क है, ये होना ही चाहिए। दूसरा क्या है, और वो भी मेट्रो जैसे शहरों में जहाँ पे जल वगैरह की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, हमको और अधिक जल उसी अथवा कम खर्चे पर पंप करना चाहिए। ये सही बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। हमको और अधिक जल
कम खर्चे पर पंप करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और अधिक जल आप कम खर्चे पर पंप करके क्या कर लीजिएगा, ऐसा थोड़ी है, उससे भारी रिसाव जो है कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जल की ज़रूरत सभी को है, तो भारी जलों की अगर जल आपूर्ति में कमी होगा तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना लोगों को, ठीक है। तो जल की ज़रूरत तो अधिक चाहिए ही चाहिए सबको, और कम खर्चे पर पंप करना चाहिए, इससे कोई ये समाधान नहीं है इसका, ये यहाँ पर एक ठोस तर्क नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि अनुरक्षण 24/7 होना चाहिए और जल रिसाव को बंद करना चाहिए, ये एक अच्छा समाधान है इसका, ठीक है। और ये जो है एक ठोस तर्क दिया जा रहा है, तो यहाँ पर तर्क 1 जो है प्रभावशाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सभी प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा का आयोजन अनिवार्य कर देना चाहिए? आप भी नॉर्मल सा बात समझिए, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए सभी प्राइवेट कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा एक ही होगा तो सही होगा? ये आप समझिए। अगर आप नॉर्मल एग्जाम्पल समझते हैं, आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, ठीक है, आमतौर पे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए जो एग्ज़ाम होना चाहिए, वहाँ का जो स्तर होता है, वहाँ के लिए जो एग्ज़ाम होना चाहिए, जो आपके शहर में, छोटे शहर में जो एग्ज़ाम होना चाहिए, क्या दोनों का लेवल एक होना चाहिए? होना चाहिए क्या? तो आप खुद ही कहिएगा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग ही होना चाहिए, दोनों का एग्ज़ाम एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए तर्क क्या दिया जा रहा है, तर्क समझते हैं हम लोग। हाँ, विद्यार्थियों को सभी कॉलेजों के लिए विचार करने का अवसर मिले, ठीक है। गलत बात है, सभी को अगर पास कर जाएगा, अगर मार्क्स मान लीजिए क्वेश्चन इजी आ गया, सबको अच्छा मार्क्स मिल गया, सब बोलेगा हम दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ेंगे, क्या ये संभव हो पाएगा? सबको दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी जगह पढ़ाए, तब तो उसको फिर एक एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। तो फिर सभी प्राइवेट कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन है वो एक कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। यह सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों में टकराव टालने के लिए जरूरी है। बिल्कुल ये ठोस तर्क नहीं है, ठीक है, यह ठोस तर्क नहीं है। इसके बाद क्या है? नहीं वाला तर्क तो पहले ही बताया आपको सही है, लेकिन नहीं के लिए रीज़न क्या दिया जा रहा है, ये ज़्यादा जरूरी है। कॉलेजों के ग्रेड के आधार पर परीक्षाओं के कठिनाई के अलग अलग स्तरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, यह संभव जो है नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज की परीक्षा का जो लेवल होता है, वो जो आवश्यकता है वहाँ पे एग्ज़ाम का, वो कॉलेज का ग्रेड जो है वो अलग अलग है। कोई कहता है कि हम 95% से ज़्यादा मार्क्स वाले को ही इस कॉलेज में दाखिला देंगे, क्योंकि उसके कॉलेज का वो लेवल है, वो उसी तरह से बच्चे को हैंडल करता है, वो उसके कॉलेज का लेवल वो है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर हो जाएगा कि केवल यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है यह एक ठोस कदम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के बारे में निर्णय करते समय प्रबल और निर्बल तर्क में प्रभेद कर सकना वांछनीय होता है। प्रबल एक महत्वपूर्ण और प्रश्न से सीधे संबंधित होते हैं, निर्बल तर्क कम महत्वपूर्ण होते हैं और प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं भी हो सकते, या पर किसी भी प्रश्न के किसी नगण्य पहलू संबंधित हो सकते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद 3 या 4 तर्क 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क, ठीक है, कौन सा तर्क प्रबल है और तदनुसार अपना उत्तर देना है, ठीक है। देखिए मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। चलिए, कथन दिया हुआ क्या प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक कमाने वालों के लिए आयकर की दर काफ़ी अधिक होनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, जो लोग 1 करोड़ से अधिक कमा रहा है, जो लोग 1 करोड़ से अधिक कमा रहा है, इसके लिए आयकर, ठीक है, इसके लिए आयकर क्या बहुत अधिक हो जाना चाहिए, ठीक है। आयकर क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। तर्क देखते हैं क्या दिया जा रहा है। नहीं, पहला क्या बोला कि नहीं, कर देने वाले प्रत्येक नागरिक को एक समान माना जाना चाहिए, भले ही उनकी वार्षिक आय कितनी भी हो। क्या ये सही होगा? तो आप कहिए नहीं। अगर सभी का आय सेम होगा और सबको कर देना होगा तब तो 5,000 रुपया कमाने वाले को भी मान लीजिए 5% लगा दिया गया आयकर, तो 5,000 रुपया जो कमा रहा है उसको तो वैसे ही पैसा कम पड़ता है, अब उसको 5% देना पड़ जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे देश में क्या है, एक निश्चित पैसा फिक्स किया जाता है कि अगर आप 5 लाख रुपया एक साल में कमाते हैं तो आपके लिए टैक्स नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको इतना % टैक्स देना होगा। अगर आप 50 लाख कमाते हैं तो इतना देना होगा। अगर आप 1 करोड़ तक कमाते हैं तो इतना देना होगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको इतना देना होगा। ये चलता है, ठीक है। तो पहला तर्क तो बिल्कुल ठोस नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, नहीं, कर देने वाले और 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले व्यक्ति का प्रतिशत बहुत थोड़ा है, इसलिए सरकार की आमदनी पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। बाप रे, ऐसा नहीं है, असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि
असर पड़ेगा उससे, ऐसा नहीं है कि उससे असर नहीं पड़ेगा। और 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले व्यक्ति का प्रतिशत थोड़ा ज़रूर है, लेकिन इससे सरकार की आमदनी पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा, ये गलत बात है। ठीक है, ये भी एक ठोस तर्क नहीं दे पा रहा है जिससे ये पता चल सके कि 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले लोगों के लिए दर जो होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए या न। तो इसके लिए क्या दिया जा रहा है दूसरे में तर्क, नहीं होना चाहिए। और नहीं के लिए जो तर्क दिया जा रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठोस नहीं है। तीसरा क्या है, हाँ, अधिक आय कमाने वालों पर ऊंची दर लगाना न्यायोचित है, अर्थात सही है, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेने के बाद वे अधिक कर अदा कर सकेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप 1 करोड़ रुपया से अधिक कमा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद मान लीजिए आप 20 लाख रुपया में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले, तो 80 लाख रुपया आपके पास एक्स्ट्रा बच गया ना। तो 80 लाख रुपया के लिए आप टैक्स क्यों नहीं भरिएगा ज़्यादा, आप भरिए टैक्स ज़्यादा। और यही हमारे देश में होता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे केवल 3 जो है ये ठोस तर्क है, प्रबल है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट देखते हैं। कथन है, क्या सरकार को बिजली का प्रयोग प्रत्येक परिवार की ज़रूरतों पर निर्भर करते हुए सीमित कर देना चाहिए। ठीक है, क्या सरकार को बिजली का प्रयोग प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के आधार पर, ठीक है, निर्भर करते हुए सीमित मतलब कि फिक्स कर देना चाहिए कि आपको इतना ही जलाना है, इससे अधिक नहीं जलाना है। क्या ऐसा करना चाहिए? अब इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है? हाँ, बोल रहा है कि हाँ कर दीजिए आप। ठीक है, बोल रहा है आप कर दीजिए। इससे क्या होगा, सरकार को बिजली के अपर्याप्त उत्पादन की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो तर्क दिया जा रहा है यहाँ पे, तर्क सही है। ठीक है, कि बिजली का जो अपर्याप्त उत्पादन है, अर्थात बहुत ज़्यादा उत्पादन जो हो रहा है, उस समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी। तो हाँ, इससे सहायता तो मिलेगी, तर्क यहाँ पे ठीक है, ये तर्क यहाँ पे ठीक है। ये दूसरा देखते हैं, नहीं, अब नहीं बोला जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तर्क क्या दिया जा रहा है, प्रत्येक नागरिक को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजली की खपत का अधिकार है, क्योंकि वे बिजली के प्रयोग का भुगतान करते हैं। ठीक है, अब बताइए, अगर भुगतान करते हैं तो क्या आपको बिजली की ज़रूरत के हिसाब से का अधिकार है? तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या कीजिएगा, आप बेहिसाब कुछ भी जलाइएगा। क्या ये ठीक बात है? क्या ये ठीक बात है? तो आप कहिएगा नहीं, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, ये जायज़ नहीं है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कीजिए, उसका फिजूल खर्च कीजिए। मान लीजिए कि हमारे देश में कोयला कमी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कीजिएगा, कोयला को ला करके अपने मैदान में जा करके जला दीजिएगा, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो ये तो गलत कर रहे हैं ना। अगर कोई भी अब मान लीजिए आप पैसा वाले, बहुत पैसा आपके पास, तो क्या कीजिएगा, आप 10 लीटर पेट्रोल जा करके डेली जा करके अपने मैदान में जा करके फेंकिएगा, ये ठीक होगा? अगर आप कहिएगा कि हम उसके लिए भुगतान कर रहे हैं तो भुगतान करने का ये मतलब थोड़ी ही होता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो आप हमारे जो हमारे देश में सीमित संसाधन है उसका गलत इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये ठोस तर्क नहीं दे रहा है। ठीक है, ये ठोस तर्क नहीं दे रहा है। ठीक है, भुगतान का कहीं से भी ये लेना देना नहीं है कि आप बिजली की खपत अधिक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, फिर एक नहीं बोला, बिजली की प्रयोग की सीमा तय करने के लिए सरकार के पास मशीनरी नहीं है। देखिए, जो तर्क दिया जा रहा है ये भी गलत है। सरकार के पास मशीन क्यों नहीं है? एक से एक मशीन है, फिक्स कर देगा इतना, हम जा करके बिजली विभाग मान लीजिए फिक्स कर देगा कि 200 यूनिट ही जलेगा, 200 यूनिट के आगे नहीं जलेगा, तो नहीं जलेगा, कट जाएगा लाइन, ऑटो कट जाएगा। ये तो कर ही सकता है, तो मशीनरी नहीं है तो गलत बात है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि केवल एक जो है प्रबल है, केवल एक जो है ठोस तर्क है। बाकी यहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा सा अटपटा होता है, आपको बहुत सोचना पड़ता है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा आप उतना आसानी से इस चैप्टर के सवालों को बना पाइएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।